सेठ साहब, मामला एक बार फिर वही हुआ कि कहा जाता है कि सियासी मामलात अदालतों के रूबरू क्यों पहुंचते हैं या सियासी मामलात अदालतों में क्यों तय पाते हैं। हमने देखा कि ये जो डिजिटल पैकेज जिससे एक अरसे से डिस्कस किया जा रहा है आईनी तरामीम की सूरत में, इससे पार्लियामेंट की जीनत बनना था, लेकिन इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान फुटबॉल बना हुआ है। फुटबॉल बनते बनते वो उससे पहले ही मुख्तलिफ अदालतों में भी पहुँच चुका है, जहाँ कहीं काबिल समाअत होने का मामला है और कहीं उसके ऊपर लार्जर बेंच भी बन गया है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन यकदम ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के भी दरवाजे इस पर खुलते हैं और उसकी दहलीज पर भी दस्तक, जो कि सीनियर वकील आबिद ज़ुबैरी साहब के अलावा भी बाकी लोगों ने दी, लेकिन उनकी पिटिशन को टेकअप कर लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम, ये मुजव्वज़ा है, अभी उसकी कोई शक्ल सामने नहीं आई, उस तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील ले दिया है। इस बेंच की सरबराही आउट गोइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा करने जा रहे हैं और इस बेंच में उनके अलावा जस्टिस नईम अफ़गान हैं और जस्टिस शाहिद बिलाल हैं। सभी देख रहे हैं अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस जो जा रहे हैं, जिनके लिए फुल कोर्ट रेफरेंस का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, वो क्या करेंगे। मुझे आपसे ये जानना है कि इस केस को मुकर्रर करने की टाइमिंग कितनी अहम है, क्योंकि आज यूजुअली नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं होता, हफ्ता इतवार छुट्टी का दिन कंसिडर किया जाता है, फिर उससे पहले कमेटी भी बैठती है बाकायदा बेंच बनाने के लिए। तो जाते जाते चीफ जस्टिस आपके ख्याल में क्या करने जा रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं इस केस को लेकर, इन तरामीम को लेकर? देखिए आयशा, ये हैरानगी की बात है, मगर ये काफी अनप्रेसिडेंटेड बात है कि अब पिटिशंस आनी शुरू हो गई हैं कि जी फलानी चीज होने जा रही है और उसको रोका जाए। आज तक हमने ये नहीं सुना था कि कभी भी अदालतें इस किस्म की पिटिशंस को एंटरटेन करती हैं। वो तो मेंटेनेबल ही नहीं होती, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि जो होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, कब होगा, अफवाहें हैं, हकीकत है, और जब हो जाएगा तो फिर उसको चैलेंज किया जाता है। तो ये अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक तो ये बाहर आई हुई है पिटिशंस की, पीटीआई के लोगों की तरफ से, कि जो जिसका दिल चाहता है उठ के खड़ा हो जाता है, कहता है जी मुझे गिरफ्तार करने लगे हैं, मुझे बेल दे दो। पुराने जमाने में तो हमेशा अदालतें कहती थी भाई क्या तुम जब गिरफ्तार हो जाओगे तो फिर आना हमारे पास, अभी क्या एविडेंस है, और रियासत का या पुलिस का या प्रोसिक्यूशन का हक है, अगर उनके पास केस है तो वो आपको अरेस्ट करेंगे, उसके बाद आप आए हमारे पास कि जी गलत एड्रेस किया है या हमारे ह्यूमन राइट्स जो है उसको वायलेट किया है। मगर ये क्या बात होगी। मगर आजकल तो जो पिटिशन भी आती है उसको मेंटेनेबल बना दिया जाता है और उसको सुनने के लिए जजेस तैयार हो जाते हैं। हालांकि ये कभी हमने सुना नहीं था कि ऐसे होता है। अब ये भी वही उसी खाते में ये पिटिशन है, और ये तो और भी सीरियस है, क्योंकि पार्लियामेंट को पहले तो ये कि पार्लियामेंट जो कानून भी बनाए, जो है 99% जो कानून बनाती है पार्लियामेंट, वो चैलेंज नहीं होते, ना होने चाहिए, और अगर होते हैं तो वो एक आध यार्ड स्टिक होती है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो बैठ के सोचता है कि ये आइन की रूह के खिलाफ या आइन की स्पिरिट के खिलाफ ये या सर्टन फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है या नहीं है। और उसके ऊपर भी बड़ी बहस होती है, क्योंकि आइन जो है, आइन पार्लियामेंट को इजाजत देता है कि आप बनाएं जिस किस्म के कानून आप बनाना चाहते हैं। अगर वो फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड करना चाहते हैं किसी काम के लिए तो वो भी इजाजत होती है, फिर इन एन इमरजेंसी और इन अ स्टेट ऑफ वॉर और नेशनल सिक्योरिटी एंड सो ऑन। तो आजकल तो जजेस सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए अब ये है कि पिटिशंस, हाई कोर्ट लाहौर में भी पहुंच गई ऐसी एक पिटिशन कि जी रोका जाए, वो जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रहा है, ये होने जा रहा है, इसको रोका जाए। और इसी तरीके से पेशावर में भी, सिंध में भी। तो ये कोशिश यही हो रही है कि जो सियासी जजेस हैं उनसे कोई फैसला ले लिया जाए कि पार्लियामेंट को रोक दिया जाए कि आप ऐसा कानून ही ना पास करें। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि मगर अब मसला ये है कि पेशावर हाई कोर्ट सबसे आगे, पेशावर हाई कोर्ट ने तो मेरा ख्याल है तारीख भी दे दी है कि ये मेंटेनेबल भी है और आप आ जाए सारे, बड़ा बेंच बनेगा और 15 तारीख को हम सुनेंगे ये बात। तो मेरा ख्याल है ये कोर्ट, ये जो चीजें सारी हो रही हैं इसको रोकने के लिए कि अब हाई कोर्ट जो है ना ये कूद गए हैं ऐसी चीजें जिनमें इनको कूदना नहीं चाहिए। एटलीस्ट उस वक्त तक जब तक ये मामले पार्लियामेंट प्रोमलगेट नहीं कर देती, फिर यस यू कैन चैलेंज इट, बट वो भी 99% ऑफ द टाइम जो है आपकी चैलेंज बनता नहीं है। बट एनीवे क्योंकि हक है तो लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं।
تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ پھر فیصلہ یہی ہوا ہے کہ یار یہ تو گند پڑ رہا ہے. اچھا ابھی ساری بحث چل رہی ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیسے ہونا ہے, اور وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, اور یہ پہلے سے ہی پارلیمنٹ کو روکنے کی تجویزیں آ رہی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ پشاور ہائی کورٹ صاحب بہت آگے نکل گئے ہیں, وہ تو کہتے ہیں جی ہم سنیں گے, بڑا لمبا بینچ بنائیں گے. تو اب یہ میرا خیال ہے اس کو روکنے کے لیے یہ اسی قسم کی سچویشن ہو گئی ہے جو کہ آپ نے دیکھا تھا جب عمران خان صاحب اور ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی آئین کے خلاف جانے کی کوشش سوچ رہے تھے اس رات کو. جی قاسم سوری صاحب اس رات کو, جبکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت ان کو گھر جانا چاہیے تھا اور یہ کوئی اور گن ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. تو آپ کو یاد ہے کہ رات کو 12 بجے پھر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دروازے کھل گئے اور لوگ وہاں پہنچ گئے ان کو روکنے کے لیے. تو یہ اسی قسم کی مجھے لگتا ہے کہ قاضی صاحب بھی کو جگایا گیا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, روکے اس کو, یہ تو اور گن پڑنے جا رہا ہے. اور تو میرا خیال ہے اسی لیے یہ قاضی صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے, از اوپنڈ اپ, ہم سنیں گے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب جب 15 تاریخ آئے گی اور پشاور ہائی کورٹ میں اٹارنی جنرل صاحب وغیرہ پہنچیں گے تو اور وہاں بینچ بنا ہوگا اور تو اٹارنی جنرل صاحب کہیں گے جی آپ لوگ مہربانی کر کے تھینک یو ویری مچ, مگر اب سپریم کورٹ میں یہ سنی جائے گی 17 تاریخ کو میرا خیال ہے. تو اس لیے مہربانی کریں کہ اب آپ تکلیف نہ کریں, اب ہائر کورٹ میں یہ پٹیشن آ گئی ہے تو آپ سن. تو میرا خیال ہے اس قسم کی وجہ سے انہوں نے اس کو بائی پاس کر دیا. یہ ساری ہائی کورٹس, ایک دو ہائی کورٹس میں تو ریزرو کر لی ججمنٹ آن مینٹینیبلٹی, ایک دو نے کہا کہ اچھا فیصلہ کرتے ہیں سو. تو یہ اسی وجہ سے یہ بنایا گیا ہے یہ بینچ بھی, اور یہ پھر پری ایمپٹیو قسم کی, اور ادھر پری ایمپٹیو اسٹرائکس ہو رہی ہے تو پھر میرا خیال ہے یہاں سے بھی پری ایمپٹیو اسٹرائک ہوئی ہے. اچھا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں لگے گا تو پھر باقی کورٹس میں اس معاملے کا جواز نہیں باقی رہ جائے گا کیونکہ ہائر کورٹ میں ہوگا, یہ اعلیٰ عدلیہ میں. جی ہاں, دس از واٹ دی اٹارنی جنرل ول سے, اور دس از واٹ دی سپریم کورٹ مینس. اور دوسری بات کہ یہ کہ سپریم کورٹ بڑی سوئفٹلی فیصلہ دے دے گی کہ پارلیمنٹ جو کرنے جا رہی ہے جب تک وہ کر نہیں دیتی اس وقت تک ہم کسی صورت میں ان کو روک نہیں سکتے فرام ڈسکسنگ, ڈیبیٹنگ اینڈ ایون پاسنگ اے لاء. آئی تھنک یہ یا تو وہ ڈیلے کر دیں گے ساری باتوں کو, کوئی فیصلہ ہی نہیں کریں گے مگر اپنے پاس لے کے رکھیں گے, اور ساری باقی عدالتیں جو ہیں ان سے انہیں کہیں گے نہیں آپ نہیں سن سکتے, یا یہ کہ وہی فیصلہ دے دیں گے کہ جی ختم, تاکہ یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو. اور جیسے کل آپ کے تجزیے سے ایسے لگا تھا کہ ایک ایک دن جو ہے وہ بہت اہم ہے اور بہت کروشل ہے, 17 اکتوبر اور 18 اکتوبر کی تاریخ. اگر ہم دیکھیں 17 اکتوبر کو یہ کیس مقرر سپریم کورٹ میں ہو گیا, اور 17 اکتوبر کو ہی اس پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی ہے جو مسودوں کو ڈسکس کری ہے, جس کا اجلاس آج بھی ہوا اور بے نتیجہ ہی رہا. کیسر صاحب پہلے ہی 17 اکتوبر کی تاریخ دے چکے ہیں کہ اس دن یہ ترامیم پیش کی جا سکتی ہیں. سر صاحب آپ بھی اسی تاریخ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, اور اس دن کی ایک اور پریڈکشن الیکشن کمیشن کو لے کر بھی آ رہی ہے کہ اس دن وہاں سے بھی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے. دیکھیے دو تین باتیں کلیئر ہونی چاہیے. ایک یہ کہ سب کی کوشش یہ ہے, نون کی, مولانا کی, پیپلز پارٹی کی, باقی لوگوں کی, کہ کوئی جتنا بڑا کنسنسس کریٹ ہو وہ بہتر ہے اور پوری کوشش کرنی چاہیے. مگر اس کے باوجود کنسنسس ہو یا نہ ہو, اگر نون لیگ کے پاس اور یہ گورنمنٹ کے پاس 2/3 میجورٹی آ جاتی ہے کسی طریقے سے بھی, تو دین کنسنسس اور نو کنسنسس یہ ہوگا. ٹھیک, اور تو فرسٹ آپشن از کنسنسس, سیکنڈ آپشن از نہ ہو کنسنسس, ڈزنٹ میٹر ایز لانگ ایز دا ووٹس آر دیئر ویل گو اہیڈ. تو یہ چیزیں تو اب طے ہو گئی ہیں ان مائی ویو. اب بات یہ ہے کہ مولانا کا ایشو رہ گیا, سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ اس کے نکات آ چکے ہیں سامنے, اور اس میں صرف وہی اختلاف, وہ کامران مرتضیٰ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اختلاف صرف آئینی بینچ اور آئینی کورٹ پر ہے. مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ ایل ایف او سے پہلے بھی مولانا کچھ ایسا ہی کر رہے تھے, اختلاف شو کر رہے تھے, لیکن بعد میں پھر انہوں نے کیا کردار ادا کیا, ابھی بھی آپ ویسا ہی دیکھ رہے ہیں ان کا رول؟ جی ہاں, میں تو سمجھتا ہوں کہ مولانا از ناٹ اے پرابلم.
he will support this constitutional amendment. अब आइए कि कैसे होगा. हमने ऑलरेडी डिस्कस काफी डिटेल में किया है कि इवेंचुअली कुछ ऐसे इसके क्लॉजेस हैं जहां इत्तेफाक अगर नहीं है तो वो पोस्टपोन कर दिए जाएंगे. मगर फौरी तौर पे इट्स इम्पोर्टेंट कि सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं जो कि डिरेल कर सकते हैं इस गवर्नमेंट को, और जो कुछ रिजीम्स बनी हुई हैं और जिस किस्म की पोलिटिसाइजेशन हुई हुई है उसको रोका जाए. और वो एक ही तरीका है कि जो बेंचेस बनते हैं वो कंट्रोल में हों, कम से कम मैनेज किया जाए. ये लफ्ज बिलावल भुट्टो ने भी इस्तेमाल किया था. और क्योंकि अगेन एज आई सेड बिकॉज द जुडिशरी इतनी हाईली पोलिटिसाइज्ड है तो इसकी पोलिटिसाइजेशन को कम करने के लिए ये तजवीज है. और ये अब आइए कि जनाब नंबर्स कैसे पूरे होंगे. नंबर दो तरीके से पूरे हो सकते हैं. एक तो मौलाना साथ दे दें तो फिर नंबर्स पूरे हो जाते हैं, एक दो रह जाते हैं वो खरीदो फरोख्त हो जाएगी. और दूसरी चीज ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन इनको वो सीटें दे देती है रिजर्व तो फिर मेरा ख्याल है नेशनल असेंबली में तो नंबर्स मौलाना की भी जरूरत नहीं रहेगी, सेनेट में रहेगी. मगर मैं ये आपसे कह दूं कि मौलाना विल गो अलोंग, सेनेट में भी नेशनल असेंबली में भी. मुझे तो ऐसे लगता है कि मौलाना के नंबर्स भी इनको मिल जाएंगे और इलेक्शन कमीशन भी इनको नंबर्स दे देगी. अच्छा, तो बड़े लंबे दे विल बी वेरी कंफर्टेबली ऑफ टू पास दिस अमेंडमेंट. आई बात कब करेंगे ये हमने कल भी डिस्कस किया था. मेरा ख्याल है कि एससीओ के दौरान तो ये नहीं करेंगे. मगर एससीओ 2 दिन का है, 15-16 का है मेरा ख्याल. जी जी. तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ये इन्होंने कहा कि 17 तारीख को अभी वो कोई कमेटी ने मिलना है जी, तो 17 की रात को शाम को भी ये कुछ हो सकता है और 18 को भी. मगर 19 से पहले ही होगा आई थिंक, ताकि 2-3-4-5 दिन का टाइम मिल जाए टू क्रिएट वो जो बेंचेस बनने हैं, ये होना है वो होना है, थोड़ी सी तब्दीलियां करनी है. और ये भी फैसला होना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या बेंच का सरबराह कौन होगा कौन नहीं होगा. और ये जो आज काजी साहब ने जो लपक के ये बेंच बना दिया है जिसके ऊपर कुछ एतराज भी आ रहे हैं कि जी कंसल्ट नहीं किया गया, रातों रात बना दिया है, सीनियर मोस्ट जज मंसूर अली शाह साहब इसमें नहीं है, क्या बात है, एंड सो ऑन. इसके भी कल तक क्लैरिफिकेशंस या वजूहात पता चल जाएंगी. मगर काजी साहब ने जिसे कहते ना ऐसी नहीं तैसी करती. तो इससे एक और सिग्नल आया ना आज. वो सिग्नल ये है कि आयशा ही इज वेरी मच इन द गेम. जो ही इज वेरी मच इन द गेम. अब इफ ही इज वेरी मच इन द गेम तो देन वी हैव टू वेट एंड सी कि गवर्नमेंट की गेम क्या है, मौलाना की गेम क्या है, whether Qazi Saab has read the cards properly or not. We have to wait and see. ठीक है. इस एक्टिविटी से ये तासुर मजबूत हुआ है और अक्लमंदों के लिए इसमें इशारा है. दूसरी तरफ वोट पूरे होने के हवाले से सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब क्या कह रहे हैं, उस पर भी आपका तजिया चाहिए होगा. जी, तो क्लियर है इस बात से दो बातें क्लियर होगी ना. पहली बात वही कि कंसेंसस मौलाना को साथ लेके चल. अच्छा. दूसरी बात यह है कि मौलाना के बगैर वोट भी नहीं बनता. नेशनल असेंबली में तो बन जाता, सेनेट में नहीं बनता मौलाना के बगैर. और इसीलिए मौलाना को साथ ले जाना है फॉर कंसेंसस. बट मेरा ख्याल है दे हैव टू डू सम अदर वर्क टू गेट मौलाना जो है वो सेनेट के वोट देंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी ना. तो आई थिंक दैट्स व्हाई दोनों रीजंस, कंसेंसस भी और मौलाना के बगैर you can't pass this amendment even if the election commission gives you the reserved seats. Still Senate can the problem. वो only मौलाना can help you there. और वही इशारा कामरान मुर्तजा साहब भी दे रहे हैं. मीनवाइल बैरिस्टर अली जफर क्या कह रहे हैं वो भी शामिल करेंगे. जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाने की इरादा रखती है हुकूमत, उसका जो चीफ जस्टिस है वो प्राइम मिनिस्टर साहब अपॉइंट करेंगे और जो उसके पहले जजेस हैं 5 या 6 जितने भी होंगे वो जजेस जो हैं वो सारे के सारे वो वाला चीफ जस्टिस अपॉइंट करेगा जो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटेड हो. यानी कि एक डमी कोर्ट बनाने का इनका इरादा है. ये जो आज मैंने देखा अजदहा काला जो निकला जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गया जिसमें 5 जज साहिबान प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के होंगे, वो तो एक्सेप्टेबल नहीं किसी को भी होगा. सर साहब, हम ये देख रहे हैं कि कमोबेश सभी एक पेज पे आ रहे हैं. आपके तज्जिए के मुताबिक
हम JUI को भी उसी लाइन पर आता देख रहे हैं और उनके लहजे भी नरम पड़ते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी वहीं डटी खड़ी है। ये मामला कैसे हल होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है डटी खड़ी रहेगी, उसे क्या करना हो। इतनी अब डिविजन्स भी हो गई हैं उनके अंदर। कोई कहता है कि SCO के दौरान एहतजाज नहीं करना चाहिए, कोई कहता है हम करेंगे। और काफ़ी रियासत की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से और इंडिपेंडेंट लोगों की तरफ से तनकीद भी हो रही है कि यहाँ तो पाकिस्तान का मामला है SCO का, तो आप लोग क्या कर रहे हैं। मगर मेरा ख्याल है वो ये PTI वाले तो वही कर रहे हैं जो हमेशा करते हैं। दे डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान या पाकिस्तान का मामला क्या है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या है या क्या नहीं है। मोहसिन नकवी साहब वो इन आईनी तरमीम के इब्तिदा में इस सिलसिले में बहुत मुतहरिक थे, अब वो कहीं दिखाई नहीं देते, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? नहीं देखिए मोहसिन नकवी साहब हमेशा लो की रोल अदा करते हैं, वो अप फ्रंट रोल अदा नहीं करते। इस दफा मजबूरी थी कि उनको फिर अप फ्रंट आना पड़ा और मौलाना की तरफ चक्कर लगाने पड़े, और उसकी वजह यह है कि अब उनका जो ओहदा है दैट्स अ वेरी अप फ्रंट ओहदा, तो इसलिए अब उनको थोड़ा बहुत सामने आना पड़ रहा है। मगर वो उनका जो स्टाइल ऑफ वर्क है ना, वो ये है कि लो फ्लाइट, बिकॉज वो सेंसिटिव बातें, स्पेशली सिंस ही रिप्रेजेंट्स द फ्रंट, तो इसलिए ही इज वेरी केयरफुल कि हाई प्रोफाइल ना हो। आपने देखा वो अगर ज्यादा इंटरव्यूज भी नहीं देते, टेलीविजन पे नहीं आते। पुराने जमाने में तो इंटीरियर मिनिस्टर जब राणा साहब थे तो वो तो हर रोज आए हुए होते, और इसी तरीके से भुट्टी साहब भी आते थे। तो ये मोहसिन नकवी साहब नहीं आ रहे, वो आके कोई इंटरव्यूज वगैरह नहीं दे रहे जी। उसका वजह यही है कि द सेंसिटिविटी ऑफ द स्टेक होल्डर जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मुसव्वदे को लेकर सस्पेंस भी बरकरार है, लेकिन हमने ये देखा कि इस मामले को सबसे पहले लीड करने वालों में शामिल थे मोहसिन नकवी साहब, और अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आईनी अदालत के सबसे बड़े हामी दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने आज कायदे-आज़म के जो मुख्तलिफ खिताब है वो भी शेयर किए जो कि आईनी अदालत के हक़ में हैं। मीनवाइल हम देख रहे हैं कि एक और मामला ऐसा है जिसको लेकर मुस्लिम लीग नून चुस्त हुई है, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक पर 15 अक्टूबर को जिस एहतजाज का ऐलान किया है उसको लेकर एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब सख्त तनकीद कर रहे हैं और साथ ही धमकी भी दे रहे हैं। क्या नताइज हो सकते हैं इस एहतजाज के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कॉल से यू टर्न ले सकती है? एक ब्रेक के बाद आके बात करेंगे। शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब वो मामला जिसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हलचल मचा रखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का एक इजलास हुआ जिसके बारे में पहले मुतज़ाद इत्तलात आई कि वहाँ अली अमीन गंडापुर साहब नहीं थे, लेकिन अब जो रिपोर्ट हो रही है वो ये कि अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद थे, और जब वहाँ पर इस एहतजाज के हवाले से डिस्कशन हुई तो इख्तलाफात आए सामने, बाकायदा बहस व तकरार हुई, और हमाद अज़हर साहब, मुबैना तौर पर हमाद अज़हर साहब की जानिब से ये ताना दिया गया अली अमीन गंडापुर साहब को कि मोहसिन नकवी साहब के साथ आपके राब्ते हैं, आप उनसे बात करें कि बानी PTI तक हमें रसाई दी जाए। मीनवाइल ये ऐलान सामने आ गया मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स के ज़रिए जो सरकर्दा रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि 15 अक्टूबर को हर सूरत डी चौक पर एहतजाज किया जाएगा, और उमर अयूब साहब ने एहतजाज मुलतवी करने की एक शर्त रख दी है, और वो ये है कि हमें 14 अक्टूबर तक बानी PTI तक रसाई दी जाए, तो हम 15 अक्टूबर को एहतजाज नहीं करेंगे। मीनवाइल सेठी साहब, हमने ये देखा कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी एहतजाज की कॉल देती थी उसको लेकर मुस्लिम लीग नून को इतनी सीरियस दिखाई नहीं दी, या मुस्तैद नहीं, या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हुई मुस्लिम लीग नून, लेकिन अब इत्तेहादी हुकूमत के जो रहनुमा हैं वो सख्त मजम्मत कर रहे हैं और इसे मुल्क दुश्मन सोच करार दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि एहतजाज करने वालों का बंदोबस्त किया जाएगा। वो वज़ीर-ए-आज़म के सियासी उमूर के मुशीर हैं, जबकि दीगर जो लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि मुल्क की कोई भी जिम्मेदार सियासी जमात एक आलमी कॉन्फ्रेंस के दिन एहतजाज की कॉल नहीं देती। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर इतना स्प्लिट हो इस कॉल को लेकर, अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन एहतजाज की कॉल दे दी जाए, तो अब ऐसे में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद होश के नाखून लेगी या हुकूमत को उन्हें रोकना पड़ेगा? हुकूमत को रोकना पड़ेगा। देखिए, ये आपने कहा ना कि पहली दफा इतनी हार्ड लाइन आई है। राना साहब भी कह रहे हैं, मोहसिन भी कह रहा है जी, और लोग ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, तो कहा गया ना। देखिए, दिस
SCO is a very important strategic initiative. इतना important है कि इसके लिए इंडिया से भी उनके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, ईरान के लिए, सऊदी अरेबिया, ये बहुत से फैसले यहाँ SCO में होने हैं रीजनल, जिसमें ईरान का बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और चाइना की एंड रशिया की एंड सो ऑन. तो मैं समझता हूँ कि दिस बिकम्स अ मैटर ऑफ द स्टेट, नॉट गवर्नमेंट. और जहाँ स्टेट, रियासत इन्वॉल्व हो जाती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स, तो वहाँ फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती. तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कहा गया है कि भाई दिस इज अ डिफरेंट मैटर, गेट ऑन विद इट. तो अब ये सारे लोग जो हैं ये शुरू हो गए हैं टू से कि देयर विल बी अ क्रैकडाउन, बिकॉज ये गवर्नमेंट का और पार्लियामेंट का मामला नहीं है, दिस इज अ मैटर ऑफ द स्टेट. तो स्टेट के जो स्पोक्समैन है दे स्टूड अप एंड सो ऑन. सो मैं समझता हूँ कि जस्टिफिकेशन भी है. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल कॉन्फ्रेंस उस वक्त जबकि मिडिल ईस्ट इज इन क्राइसिस. और मैं आपको बता दूं, इसमें इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाइना की इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो ईरान इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ईरान तो यहाँ इसको इस्तेमाल करेगा टू गैल्वनाइज सपोर्ट फॉर इटसेल्फ. और एंड इंडिया विल वांट टू मेक श्योर कि पाकिस्तान जो है वो लाइमलाइट में ना अपने आप को प्रेजेंट कर दे एज अ फैक्टर इन रीजनल पॉलिटिक्स. तो इसलिए इंडिया भी आ गया है कि ये पाकिस्तान के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता एट अ टाइम ऑफ ग्लोबल क्राइसिस, और स्पेशली व्हेन द रीजन्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड. तो एंड आई थिंक ये SIFC जो है हमारी, वहाँ भी रियासत इज इन्वॉल्व डायरेक्टली, और इन द मैटर ऑफ द SCO participation and strategic thinking, the रियासत is also involved. तो that's why ये आपने देखा कि अब इस दफा सारे बोल पड़े और बड़ा हार्ड लाइन ली जाएगी PTI के खिलाफ, अगर PTI ने इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की. और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी धमाकेदार हो रही हैं. अज़मा बुखारी साहिबा कह रही हैं कि जो कलदम BLA है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है. एहसन इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि कराची हमला और PTI एहतजाज की कॉल का राइटर एक ही है. ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है. दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि कौमी मफाद में की जिम्मेदारी है कि इस मामले पर नोटिस लें. क्या अदालतें किरदार अदा कर सकती हैं इस कॉल को डिफ्यूज़ करने के लिए? देखिए जैसे PTI हमेशा अदालतों के पास चली जाती है कि ये हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमें इनको कहें कि हमें इजाज़त दें टू होल्ड दिस, ये इन्होंने जो कानून के तहत हमें रोक रहे हैं, तो अदालतें हमेशा इजाज़त दे देती हैं. तो मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब का इशारा ये है कि आप उस वक्त तो बड़े तैयार हो जाते हैं इजाज़त देने के लिए कि हाँ फ्रीडम है, इट्स योर राइट टू गेट टुगेदर एंड प्रोटेस्ट एंड सो ऑन. इवन D चौक में भी आप इजाज़त दे देते हैं, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए, पार्लियामेंट की हिफाजत के लिए यू शुड बी डूइंग दैट. आप कहें इनको कहीं और चले जाएं, बट आप लोग तो बड़े रिलैक्स्ड और लिबरल रहते हैं. तो अब आप आइए ना, ये दिस इज अ मैटर ऑफ द स्टेट, आप विल यू अलाउ देम टू डिसरप्ट इट. तो क्या कोई पिटिशन, मेरा ख्याल है इनकी तरफ से भी कुछ शायद किसी को कहें, किसी जॉनी को कि जाके पिटिशन करो कि इनको रोका जाए कि ये उस दिन एहतजाज ना करें. फिर देखते हैं अगर ऐसी कोई पिटिशन आती है तो अदालत क्या फैसला करती है, रियासत के हक में फैसला करती है या PTI के हक में फैसला करती है. तो ऐसे में कलदम जमात के साथ एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को मिलाना और कहना कि राइटर, स्क्रिप्ट राइटर एक है, एक पॉलिटिकल पार्टी का और एक कलदम जमात का या कराची में अटैक करने वालों का, ये पाबंदी का इशारा है या ज़िम्न में कुछ मूव हो सकती है? It's a very serious allegation. You're basically saying that PTI is becoming a terrorist organization. And this is a very serious allegation. पहले तो और किस्म के allegations लगते रहे हैं कि it's anti-state, it's this, it's that. But now कि आप you are becoming part of the nexus that is trying to break up Pakistan and create problems for Pakistan as a national state level. So I think this is a very serious इल्ज़ाम, और मेरा ख्याल है ये सही है कि go for it, इनको करो ये बात. और ऐसे में जब फ़लस्तीन के मामले पर APC से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ खड़ी नज़र आए और इस तरह से SCO एक आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती दिखाई दे, ये सियासी तन्हाई की तरफ जाती बात नहीं है? एक अरसे के एहतजाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, मगर हमेशा यही किया है
पहले ये पहली दफा तो नहीं है कि वो रियासत के मामले जो है उसके अंदर भी ये बदाखलत करते हैं और डोंट केयर। तो ये पहले भी आपने देखा ना, जब चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था वो ट्रिप कैंसिल हो गई, ये हो गया, अभी भी बड़े मसले खड़े हुए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आई थिंक खान साहब की जो पॉलिटिक्स है वो यही है, या मैं हूँ या और कोई नहीं है, बस दैट्स इट। रियासत भी मैं ही हूँ। मैंने कल जाते जाते एक बात कही थी, पिकअप नहीं की किसी ने, मैंने कहा था ये वो मुझे नेपोलियन बोनापार्ट याद आ रहा है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था लेता से moi, फ्रेंच में द स्टेट आई एम द स्टेट। और इसलिए वो जो क्राउन था वो अपने सर पे, उन्होंने कहा आप नहीं मेरे सर पे रखेंगे, मैं खुद अपने सर पे क्राउन रखूंगा। तो खान साहब भी लेता से moi, रियासत क्या रियासत, मैं हूँ रियासत, और मैं अपने सर पे क्राउन रखूंगा, ताज रखूंगा, कोई मेरे सर पे ताज ना रखे, एंड सो ऑन। सो ही इज नॉट बिकमिंग द स्टेट हिमसेल्फ। तो इस किस्म की सिचुएशन हुई है पाकिस्तान में। ठीक, ये है सारा पॉलिटिकल सिनेरियो, और ये वाले 10 दिन नहायत अहम, और उसमें जब तक पाबंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी पर बरकरार है तब तक तो शायद खामोशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एंड पर है कि हिकमत अमली है क्या, और तहरीक इंसाफ में हमें इख्तलाफ राय भी दिखाई दे, लेकिन 18 के बाद बानी PTI के बयानात नहायत अहमियत के हामिल होंगे। वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया, और अब बारी आपके सवालात की। आमिर अहमद साहब टोरंटो से क्या जानना चाहते हैं? सेठी साहब, सऊदी अरब का आला अख्तियारती वफ्द आया है पाकिस्तान, और अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने का प्रोग्राम है। काफी अरसे के बाद इतना बड़ा सऊदी वफ्द पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। इससे बज़ाहिर ये लगता है कि के ऊपर हमला जो है वो इमिनेंट है, और उसी सिलसिले की पेशबंदी हो रही है। उसी सिलसिले में अतराफ के ममालिक हैं उनको लाइन अप किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी सेठी साहब। आमिर साहब, दो तीन बातें। पहली बात तो ये है कि इतना बड़ा वक्फ जो है ना, ये पहली दफा नहीं, पहले भी काफी पूरे जहाज भर के सऊदी अरेबिया से मिनिस्टर्स और बिजनेसमैन चक्कर लगा चुके हैं पाकिस्तान के। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। आपको याद नहीं है कि जब MBS आए थे तो वो भी लंबे चौड़े जहाज भर के लाए थे, और बड़ी MOU साइन हुए थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब मे बी ईयर एंड हाफ हो, तो दिस नॉट द फर्स्ट टाइम। दूसरी बात ये आपने कहा कि अरबों डॉलर्स का तो मुआहदे होने जा रहे हैं, दैट्स नॉट ट्रू। वो उनकी तरफ से जो अनाउंस किया गया है, इट्स अ कपल ऑफ 2 अरब, और उसमें से भी जो वाजे हो गया कि वो कम अज कम 1 अरब जो है वो तो रेकोडिक में शेयर्स खरीद रहे हैं, जो कि पहले से अनाउंस हुआ था। अलबत्ता इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस बातें पहले हो चुकी थी, अब वो कुछ कॉन्क्रीट होने जा रही है। सो दैट्स अ गुड थिंग। ऑलरेडी इसके बारे में इतला थी ये होने जा रहा है। ये ना होने जाता तो आपको IMF का प्रोग्राम भी नहीं मिलना था। तो सो देयर इज नो सरप्राइज। बाकी ये जो इतने लोग आए हैं वहां से, मेरा ख्याल है ये MOU जो है ना, अगर 20 MOUs या 50 MOUs भी साइन हो जाए ना फॉर द सेक ऑफ फॉर्म, तो उसमें से 2-3 ही जो है वो कॉन्क्रीटाइज होते हैं। तो आई थिंक इट्स अ सिग्निफिकेंट विजिट to show support for Pakistan's revival, or we IMF, World Bank, they're all coming together to bail Pakistan out. तीसरी बात ये जो आपने कही कि ईरान को इग्नोर किया जा रहा है, या they want to pretend that कोई बात ही नहीं है, ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये तो हमने ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर लिया ना कि इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया, ये सारे ममालिक जो हैं कि हम न्यूट्रल रहेंगे। ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी, ये छोटी अनाउंसमेंट नहीं थी। दिस वाज अ वेरी बिग अनाउंसमेंट, और वो अनाउंसमेंट इसलिए बड़ी थी कि पहले ये हमेशा प्रो अमेरिका थे, एंड नाउ दे आर सेइंग कि वी आर न्यूट्रल। और मैंने कल के प्रोग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया था कि व्हाई इन दिस कॉन्फ्लिक्ट दे आर न्यूट्रल। 2 बातें मैं फिर दोहरा देता हूँ। न्यूट्रलिटी इज इन फेवर ऑफ ईरान, नॉट अगेंस्ट ईरान। और वो इसलिए कि पहले अगर इजराइल ने अटैक करना है तो मिसाइल के साथ तो कर सकते हैं, बट जहाज के साथ मुश्किल है, बिकॉज दे विल हैव टू ओवरफ्लाई टेरिटरी ऑफ सम ऑफ दीज कंट्रीज, जो कि ये इजाजत नहीं देंगे। दूसरी बात ये है कि पहले जब ये मिसाइल्स ईरान ने फेंकी थी टुवर्ड्स इजराइल, तो इन्होंने दे साइडेड विद द वेस्टर्न पावर्स। इस दफा शायद दे मे नॉट डू दैट, दे मे नॉट कम ऑन बोर्ड इन द सेम वे। तो
दिस इज वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फ्रॉम ईरान पॉइंट ऑफ व्यू. और मैं समझता हूँ कि ये ईरान जो यहाँ रीजनल एससीओ में आ रहे हैं, ईरान इज गोइंग टू बी अ मेजर परसुएडर in this conference कि ये उसको सपोर्ट मिले इस कॉन्फ्रेंस से and the other countries in this conference. ये रीजन को साथ ले जाना चाह रहा है. अच्छा. अभी ये रशिया तो इनके साथ है, मगर ये जो सारी रीजन है एससीओ की, it wants their support also. Because देखिए ना, अगर वो सैंक्शंस लग रहे हैं, ऑयल फैसिलिटीज को अटैक करने की तजवीजें आ रही हैं, तो डोंट फॉरगेट ईरान के ऊपर तो ऑलरेडी सैंक्शंस लगे हुए हैं ऑन द सप्लाई ऑफ ऑयल. तो ईरान सिर्फ 2 मेजर एक्सपोर्ट्स है ईरान की, बाकी तो खुफिया तौर पे हो रही है. एक चाइना बहुत बड़ा बायर है और एक इंडिया बहुत बड़ा बायर है. और दे वांट टू मेक श्योर कि ये कम से कम इंडिया इधर उधर ना हो जाए. चाइना तो नहीं होगा, मगर इंडिया ना इधर उधर हो जाए, एंड सप्लायर रूट्स जो हैं वो खुले रहे. सो ईरान इज इम्पोर्टेंट फॉर देम दिस एससीओ, एंड दैट इज आल्सो व्हाई पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत अहम है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान जो है इज कॉट बिटवीन the region and the West. So I think this is a major positive development. ठीक. अभी एक और ऐसा जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, इस पर सवाल डॉक्टर जावेद अशरफ साहब करें मैनचेस्टर से. हम क्या ऐसा कानून नहीं बना सकते जो तमाम पार्टियों पर लागू हो और बड़े बड़े शहरों के बाहर की तरफ कोई जगह मखसूस कर दी जाए कि जिसको जो भी एहतजाज करना है और जिस किस्म की भी उनको अपनी धरने देने हैं वो उन जगह दें जिसमें शहर पूरा खुला रहे, एम्बुलेंस को प्रॉब्लम ना हो, आम आदमी को प्रॉब्लम ना हो और एयरपोर्ट आने जाने वालों को प्रॉब्लम ना हो, ना रोडों की खुदाई करनी पड़े, ना कोई फौज और पुलिस तैनात करनी पड़े. हम मुल्कों का अरबों रुपए साल बचा सकते हैं. तो इस सिलसिले में प्लीज़ अरबाब इख्तियार को ये बात आगे अपने प्रोग्राम के जरिए बताइए कि हमें ऐसी कानून साजी की अशद ज़रूरत है मुल्क में इस्तेहकाम पैदा करने के लिए. जी भाई साहब, आपको हैरानगी होगी कि कानून तो ऑलरेडी है जो कि इस्तेमाल करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट या डीसी या कमिश्नर या फेडरल गवर्नमेंट. कानून तो है जिसके तहत वो कहते हैं कि यहाँ इस जगह पे आप नहीं आ सकते, इस जगह पे आप नहीं आ सकते, फलानी जगह पे आप चले जाए. ये तो कोई नए कानून की जरूरत नहीं है. ये कानून तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और अंग्रेजों के जमाने से वो कानून आ रहे हैं कि सेक्शन 144 लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. कुछ चैलेंज भी हो रहे हैं, वो चैलेंज भी हो जाते हैं, फिर अदालतें कहते हैं नहीं इनको आने दें, इनको आने दें. तो ये तो कानून है, पहली बात. दूसरी बात ये है कि अगर एक सियासी जमात कानून को नहीं एक्सेप्ट करती, कहती है नहीं हम नहीं मानते, उसके 2 तरीके. एक तो ये कि अदालत के पास चले जाओ कि देखें ये हमें रोक रहे हैं इस कानून के तहत, और मगर ये गलत है, ज्यादती है, उस कानून के तहत हमें नहीं रोकना चाहिए, इस कानून के तहत हमें रोक रहे हैं. मतलब ये कानून मुख्तलिफ किस्म के ना. एक कानून है जिसके साथ वो रोक लेते हैं उनको कि अमन अमान, पब्लिक सेफ्टी वगैरह वगैरह. दूसरा कानून है फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह वगैरह, फंडामेंटल राइट्स. तो मुख्तलिफ कानून साइड बाय साइड चलते हैं. तो अदालतों में पहुंच जाते हैं चैलेंज करने के लिए. अगर आप इनको कहें कि जी इधर ना करें, पहली बात ये है कि इधर नहीं कर सकते, आप उधर करें, वो कहते हैं हम नहीं मानते इस बात. अदालतों के पास पहुंच जाते हैं. तो अदालतें कभी मान लेती हैं बात हुकूमत की, कभी कहती है नहीं, दे दे इनको इजाजत, आने दे इनको. सोलह हम इनको कहते हैं कि तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, मगर आने दे इनको. या अदालत या गवर्नमेंट क्या करे. तो पहली बात. दूसरी बात ये, असली बात ये कि अगर एक फैसला हो जाता है, एक सियासी जमात जिसका सपोर्ट है, अवाम है जिसके साथ, या मिलिटेंसी है जिसमें कि हम आएंगे, रोक लो, अगर रोक सकते हो तो, हम नहीं मानते आपका कानून, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो फिर आप यही है ना, पुलिस निकालो, कंटेनर बनाओ, रोको, रेंजर्स को पीछे रखो, टीयर गैस रखो. यही है ना. फिर अगर एक सियासी जमात, हाँ वो मजहबी जमात हो, जो कि हुआ है इस मुल्क में, नहीं मानते कानून आपका, हम आ गए हैं. पीटीआई, खान साहब स्पेशली, वो तो बिल्कुल ही नहीं मानते, मैंने भी बताया ना आपको. और तारीख में नून लीग ने भी इस किस्म की हरकतें की हैं, पीपल्स पार्टी ने भी की हैं कि नहीं मानते, हम आ रहे हैं. तो हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं. अब यार लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, आपको वो कहते हैं कि नहीं आप कर सकते, तो ये कानून के तहत वो कहते हैं हम कर रहे हैं. वो आ जाते हैं, तो 20,000 बंदा लेके आ जाओ, तो क्या करेंगे आप? तो इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब एक सोसाइटी के अंदर एक कानून
کو مانتے نہیں ہیں उसके स्टेक होल्डर्स, और अदालतें जो हैं वो रियासत के साथ या कानून के साथ नहीं खड़ी होती, तो फिर इस किस्म के मसले होते हैं. और अगर रियासतें पॉपुलिज्म प्रेशर में आ जाती हैं तो फिर और ज्यादा प्रेशर हो जाता है. मगर इसके साथ साथ ये भी है कि अगर एक कानून है वो कहता है यहाँ नहीं यहाँ, तो एक और कानून है जो कहता है नहीं आपकी हक है आप करें, मगर ये है कि आप पीसफुल रहे. मगर उस वक्त जब वो हो रहा होता है तो उस वक्त कौन पीसफुल रहता है? आपने देख ही लिया. एक दफा आप लोगों को 50,000 बंदा कहीं पहुंच जाए तो कौन गारंटी देगा कि वो लॉन्ग मार्च कहीं और नहीं चली जाएगी और क्या नहीं हो जाएगा? और फिर सारे यही कहेंगे कि इनको इजाजत क्यों दी थी, ये इन्होंने तो वादा किया था मगर इन्होंने ये किया. उधर से शेलिंग हो रही होगी, लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, लाशें निकल रही होंगी, तो कौन उस वक्त कानून की बात करेगा? तो टू आंसर योर क्वेश्चन, कानून है, एक नहीं बहुत से कानून है फॉर पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, फॉर पब्लिक सेफ्टी. एंड आपका जो आज़ादी है वो आपके नाक तक है, उसके बाद मेरी आज़ादी शुरू हो जाती है या मेरे राइट्स शुरू हो जाते हैं. हर एक के कोई अनअडल्ट्रेटेड, अनइक्विवोकल, एब्सोल्यूट राइट्स किसी के नहीं है. सब राइट्स जो हैं रियासत के राइट्स हैं, हुकूमत के राइट्स हैं, इंडिविजुअल्स के राइट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के राइट्स हैं, सब रिलेटिव है, रिलेटिव टू अदर राइट्स. पीपल्स पार्टी का राइट है रिलेटिव टू द राइट ऑफ पीटीआई एंड रिलेटिव टू द राइट ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर एंड सो ऑन. तो कोई राइट एब्सोल्यूट नहीं है. तो लड़ाई झगड़े जब होते हैं, इस किस्म की कंसेंसस नहीं होता, तो फिर अदालतों के पास जाते हैं. और अगर अदालतें जो है उस वक्त सियासी तौर पे फैसले करने शुरू कर दें तो फिर रियासत को बहुत नुकसान होता है, आइन को बहुत नुकसान होता है. बिकॉज एजम्पशन ये है कि आइन, रियासत और कॉन्स्टिट्यूशन न्यूट्रल है, और जजेस के ऊपर ये है जिम्मेदारी है कि आप इसको न्यूट्रल तरीके से एग्जामिन करें. ये नहीं कि आप टिल्ट हो जाए एक सियासी जमात की तरफ.